सुप्रभात बच्चों, साई राम। आप सभी का हिंदी विषय की इस कक्षा में स्वागत है। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और घर में सुरक्षित होंगे। सभी अपना अपना गृह कार्य कर रहे होंगे। सभी ने जो हमने आपको गृह कार्य में PDF भेजी है, नोट्स भेजे हैं, वो सभी ने कर लिए होंगे। ठीक है ना? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हम वितान ले रहे थे, आपकी दूसरी पुस्तक है ये। वितान में हमारा कौन सा पाठ चल रहा था? वितान में हमारा ये दूसरा पाठ चल रहा था, राजस्थान की रजत बूंदे। ठीक है, तो जिसके लेखक हैं अनुपम मिश्र जी। तो इस प्रकार से आज का उपविषय क्या है? गद्य खंड, जो कि वितान से है। प्रकरण राजस्थान की रजत बूंदे, लेखक अनुपम मिश्र जी। तो अनुपम मिश्र जी का जो राजस्थान की रजत बूंदे हैं, तो इसमें इन्होंने अभी तक क्या बताया है? इन्होंने बताया है कुआं और कुएं में क्या अंतर होता है। राजस्थान में पानी के लिए लोग क्या करते हैं? कुएं की खुदाई करते हैं। कुएं की खुदाई कहाँ पर होती है, ये भी आपको मालूम हो गया होगा। कुआं और कुएं में क्या अंतर है? कुआं 150-200 हाथ गहराई में होता है और कुएं 50-60 हाथ गहराई में होती है। ठीक है, कुएं का पानी मीठा होता है, कुएं का पानी खारा होता है। कुएं की खुदाई कहाँ पर होती है? जहाँ खड़िया पट्टी ज़मीन के अंदर पाई जाती हैं, वहाँ पर कुएं की खुदाई होती है। और उसमें से खड़िया पट्टी के कारण ही वहाँ पर क्या है, पानी मीठा प्राप्त होता है हमें कुएं के द्वारा। लेकिन जहाँ पर खड़िया पट्टी नहीं होती, तो बरसात का पानी भूजल में चला जाता है, धरातल में चला जाता है, और वह हमें कुएं में प्राप्त होता है, कुएं के द्वारा। और कुएं से इसलिए ही वह हमें खारा पानी मिलता है, और वह किस काम आता है? कपड़े धोने और बर्तन के और अन्य काम के लिए काम आता है। लेकिन वह पीने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, स्वादिष्ट नहीं होता है। ठीक है, इसको जो कुएं की खुदाई करते हैं उनको क्या कहते हैं? चेलवांजी या चिजारो कहते हैं। वे इतनी मेहनत करते हैं। कुएं की खुदाई करना अपने में ही बहुत कठिन कार्य है। वे जब 10-20 हाथ नीचे तक गहराई की खुदाई कर लेते हैं तो अंदर गर्मी लगने लगती है, और जो चेलवांजी होते हैं वो पसीने में नहा जाते हैं। तो ऊपर से जो ज़मीन पर खड़े लोग होते हैं वो नीचे रेत फेंकते हैं मुट्ठी से, और उसके द्वारा ठंडी हवा नीचे पहुंचती है, उन्हें गर्मी से थोड़ी राहत मिलती है। फिर क्या होता है कि ऊपर से जब वे अंदर खुदाई करते रहते हैं, ये देखो चेलवांजी हैं, वो नीचे खुदाई कर रहे हैं, तो यहाँ नीचे मलबा इकट्ठा हो जाता है। तो ऊपर से डोल डाला जाता है, डोल में वो मलबा भर के ऊपर निकाला जाता है। तो उससे क्या होता है कि मलबा निकालने के बाद वो कुएं की ओर खुदाई की जाती है। चेलवांजी सिर पर टोप पहनते हैं, तो सिर पे टोप पहनने के कारण अगर ऊपर मलबा जा रहा है, उसमें से कुछ कंकड़ पत्थर भी गिर जाते हैं, तो उससे उनका बचाव होता है। और जो ऊपर से रेत फेंकते हैं वो उसको ठंडक देने के लिए, तो अगर वो भी उसके कण सिर पर पड़ रहे हैं तो उससे भी यह टोप बचाव करता है। ये टोप किस धातु का होता है? पीतल और कांसे का होता है, और अन्य धातु से भी बना हुआ होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ऐसे खुदाई होती है। और वहाँ पर कभी कभी क्या होता है कि कुएं की खुदाई करते हैं तो ईंट से चिनाई करते जाते हैं, क्योंकि जो कुएं के आसपास की मिट्टी है वो झड़ती रहती है और नीचे धंस जाती है। तो उससे क्या है, रस्सी से भी बांधना शुरू कर देते हैं कुएं को। लेकिन
जहाँ कुएं की खुदाई होती है वहाँ आसानी से जो नए लोग होते हैं वे नहीं समझ पाते यहाँ कुएं की खुदाई हो रही है, लेकिन पुराने लोगों को अनुभव होता है, पुराने लोगों को पहचान भी होती है। तो इस प्रकार से ये देखो कि ये इन्होंने जो अनुपम मिश्र जी ने ये भी कहा है कि प्रकृति की उदारता पर खड़ी हुई कुएं होती है। ये किस प्रकार से होती है कि यहाँ पे जो राजस्थान में चारों तरफ हमें रेत ही रेत दिखाई देते हैं, तो रेत के कण क्या होते हैं, आपस में मिलते नहीं है। जब बरसात होती है आपने देखा मैदानी क्षेत्रों में मिट्टी आपस में मिल जाती है, तो क्या होता है कि धरती में वो पानी समाता नहीं है, धरती में जितनी नमी होती है वो चली जाती है और फिर पानी ऊपर बढ़ने शुरू हो जाता है। उसके बाद जब गर्मी अधिक पड़ती है तो नीचे से नमी ख़त्म होने शुरू हो जाती है, वहाँ धरती सूखने शुरू हो जाती है और फिर क्या है, धरती में दरारें पड़नी शुरू हो जाती हैं क्योंकि वहाँ मिट्टी मिल जाती है। अब इस प्रकार से राजस्थान में वर्षा जितनी भी हो जाए लेकिन वहाँ पर क्या है वो सब धरती में समा जाता है, क्योंकि जो रेत है रेत सारे पानी को अपने में सोख लेता है और नीचे नमी चली जाती है। लेकिन जब धूप निकलती है तो रेत के कण उसकी ऐसी मोटी परत बना लेते हैं कि वो नमी को वापस वाष्प के द्वारा नहीं जाने देते, भाप के द्वारा वापस नहीं जाने देते। लेकिन वहाँ पर देखिए, वहाँ पर धरती में से एकदम से वो नमी चली जाती है और वो भाप बन के उड़ जाती है, लेकिन वहाँ पे राजस्थान में ऐसा नहीं होता है। तो ये प्रकृति की उदारता ही है कि किस प्रकार से रेत के कण उसमें एक उसकी मोटी दीवार बना लेते हैं और ये उसको जो नमी है नमी को बचा लेते हैं, और यह नमी ही हमें बूंद बूंद के द्वारा कुएं में प्राप्त होती है। तो ये प्रकृति की उदारता ही है कि किस प्रकार से हमें वहाँ पर नमी मिलती है और यह रेत के कण उस नमी को अपने में संजोए रहते हैं, संचित कर लेते हैं और हमें कुएं में बूंद बूंद के द्वारा उस अमृत के द्वारा प्राप्त होता है। ठीक है, अब आगे चलिए देखते हैं हमने कहाँ तक पढ़ा था। राजस्थान की रजत बूंदें। अब शुरू करते हैं अपना पाठ आगे का। ये राजस्थान की रजत बूंदों का भाग 3 है। ठीक है, तो यहाँ थे हम कि वहाँ पे जब कुएं की मिट्टी उससे चिनाई से नहीं रुकती है तो वह रस्से से बांधा जाता है, उसे कुएं को हम रस्से से बांध देते हैं। पहले दिन कुएं खोदने के साथ साथ खीप नाम की घास का एक ढेर जमा कर लिया जाता है। खीप नाम की एक घास होती है, खीप से फिर रस्सी बनाई जाती है। छजारों खुदाई शुरू करते हैं और बाकी लोग खीप की घास से कोई 3 अंगुल मोटा रस्सा बटने लगते हैं। पहले दिन का काम पूरा होते होते कुएं कोई 10 हाथ गहरी हो जाती है। इसके तल पर दीवार के साथ सटाकर रस्से का पहला गोला बिछाया जाता है और फिर उसके ऊपर दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरह ऊपर आते जाते हैं। खीप घास से बना खुरदुरा मोटा रस्सा हर घेरे पर अपना वजन डालता है और बटी हुई लड़ियाँ एक दूसरे से फंसकर मजबूती से एक के ऊपर एक बैठती जाती है। रस्से का आखिरी छोर ऊपर रहता है। रस्से का आखिरी छोर इसलिए ऊपर रहता है कि अगर वो सारा गिर गया तो फिर आगे उससे कुएं को हम कैसे बांधेंगे, तो इसलिए रस्से का आखिरी छोर ऊपर रखते हैं हमें। अगले दिन फिर कुछ हाथ मिट्टी खोदी जाती है। मतलब कि कहने का अर्थ ये है लेखक का कि कुएं को एक ही दिन में नहीं खोदा जाता, इसको कई दिन लग जाते हैं। पहले कुछ कुएं को खोदा जाता है, उसको रस्से से बांध देते हैं, फिर अगले दिन फिर कुछ मिट्टी खोदी जाती है और रस्से की पहले दिन जमाई गई कुंडली दूसरे दिन खोदी गई जगह में सरका दी जाती है। मतलब उसी को हम आगे सरका देते हैं। और जो ये है कि ऐसे गोलाई में बांधते हैं रस्से को, ऐसे रस्से की गोलाई होती जाती है और वहाँ से अगले दिन जब खुदाई करते हैं तो वो ऐसे सरका देते हैं। ठीक है, और रस्से की पहले दिन जमाई गई कुंडली दूसरे दिन खोदी गई जगह में सरका दी जाती है। ऊपर छुटी दीवार में अब नया रस्सा बांधा जाता है। रस्से की कुंडली को टिकाए रखने के लिए बीच बीच में कहीं कहीं चिनाई भी करते जाते हैं। तो जैसे रस्सा वहाँ बांधा जाता है तो बीच में चिनाई भी करते हैं, जिससे वो मिट्टी बिल्कुल सेट हो जाती है और वो मिट्टी फिर गिरती नहीं है।
लगभग 5 हाथ के व्यास की कुई में रस्से की एक ही कुंडली का सिर्फ एक घेरा बनाने के लिए लगभग 15 हाथ लंबा रस्सा चाहिए। कितना लंबा रस्सा चाहिए? 15 हाथ लंबा है, ये आप ध्यान रखना। एक हाथ की गहराई में रस्से के 8-10 लपेटे खप जाते हैं और इतने में ही रस्से की कुल लंबाई 150 हाथ हो जाती है। अब यदि 30 हाथ गहरी कुई की मिट्टी को थामने के लिए रस्सा बांधना पड़े तो रस्से की लंबाई 4000 हाथ के आसपास बैठती है। नए लोगों को तो समझ में भी नहीं आएगा कि यहाँ कुई की खुदाई हो रही है और रस्सा बन रहा है। तो ये देखिए कि नए लोग इससे पहचान भी नहीं पाते कि यहाँ पे कुई की खुदाई चल रही है और यहाँ पर रस्सा बन रहा है ना। जो अनुभवी लोग हैं, जो वहाँ के रहने वाले हैं, वे देखते रहते हैं तो उनको पहचान होती है। लेकिन अनजान लोग जानने लगे, जैसे हम ही जाने लगे, तो हमने कुई को कभी नहीं देखा तो हम उसको पहचान भी नहीं पाएंगे कि ये कुई की खुदाई चल रही है और यहाँ रस्सा भी बन रहा है। कहीं कहीं न तो ज़्यादा पत्थर मिलता है न कीप ही, लेकिन रेजानी पानी है तो वहाँ भी कुइयाँ जरूर बनती हैं। ऐसी जगहों पर भीतर की चिनाई लकड़ी के लंबे लट्ठों से की जाती है। लट्ठे अरणी, बर्ण, कैर, बावल या कुम्पट के पेड़ों की डगालों से बनाए जाते हैं। इस काम के लिए सबसे उम्दा लकड़ी अरणी की ही है। तो उम्दा कहते हैं सबसे उत्तम, उम्दा होता है सबसे उत्तम लकड़ी, सबसे अच्छी लकड़ी किसकी होती है? अरणी की होती है। अरणी नाम है एक लकड़ी का, तो सबसे उत्तम लकड़ी होती है। पर उम्दा या मध्यम दर्जे की लकड़ी न मिल पाए तो आग तक से भी काम लिया जाता है। लट्ठे नीचे से ऊपर की ओर एक दूसरे में फंसाकर सीधे खड़े किए जाते हैं। तो मतलब है कि वहाँ पर अगर खीप नहीं है तो वहाँ पर लट्ठों से भी उसको बांधा जाता है, फिर उन्हें खीप की रस्सी से बांधा जाता है। तो इस प्रकार से भी अगर वहाँ पे पत्थर वगैरह मिलता है, न ही खीप है, तो वहाँ पे इस प्रकार से भी कुई की खुदाई होती है और कुई बनाई जाती है। लट्ठों से भी बनाई जाती है। लट्ठे नीचे से ऊपर की ओर एक दूसरे फंसाकर सीधे खड़े किए जाते हैं, फिर खीप की रस्सी से उन्हें बांध दिया जाता है। कहीं कहीं चग की रस्सी भी काम में लाते हैं। यह बंधाई भी कुंडली का आकार लेती है, इसलिए इसे सांपनी भी कहते हैं। ठीक है, किस लिए कहते हैं? ये बंधाई भी कुंडली का आकार लेती है। कुंडली का आकार लेने के कारण इसे हम क्या कहते हैं? सांपनी कहते हैं। ठीक है, ये क्या है? ये भी एक प्रश्न है कि कुंडली वो सांपनी क्यों कहते हैं? सांपनी इसलिए कहते हैं क्योंकि वे कुंडली का आकार लेती है। ठीक है, नीचे खुदाई और चिनाई का काम कर रहे चेल मांझी को मिट्टी की खूब परख रहती है। खड़िया पत्थर की पट्टी आते ही सारा काम रुक जाता है। इस क्षण नीचे धार लग जाती है, चिजारू ऊपर आ जाते हैं। तो आपने देखा होगा कि इसमें क्या पहचान है? कुई की खुदाई अब समाप्त होने वाली है, क्योंकि वहाँ पर खड़िया पत्थर की पट्टी दिखाई दे जाती है और वो दिखाई देते ही कुई का काम समाप्त हो जाता है, उसकी खुदाई बंद कर दी जाती है। और जो चिलवांजी होते हैं, चिलवांजी को इसकी बहुत ही परख होती है और वह एकदम पहचान जाते हैं कि यहाँ खड़िया पत्थर की पट्टी आ गई है। कुई की सफलता यानी सजलता उत्सव का अवसर बन जाती है। यूँ तो पहले दिन से काम करने वालों का विशेष ध्यान रखना यहाँ की परंपरा रही है, पर काम पूरा होने पर तो विशेष भोज का आयोजन होता है। तो वहाँ पे राजस्थान में क्या परंपरा है कि जो कुई की खुदाई करते हैं तो उनका बहुत ही ध्यान रखा जाता है और वहाँ पर उत्सव भी मनाया जाता है। जिस दिन कुई की खुदाई का काम समाप्त हो जाता है, कुई बनकर तैयार हो जाती है, तो उस दिन वहाँ पर उत्सव मनाया जाता है। और जो कुई का काम करते हैं, कुई की खुदाई करते हैं, चेलमांझी लोग होते हैं, उनका विशेष ध्यान रखा जाता है। ये वहाँ की विशेष परंपरा है। और जिस दिन ये काम पूरा होता है उस दिन वहाँ पर विशेष भोज का भी आयोजन किया जाता है। वहाँ पे सबका खाना होता है, सबको खाना खिलाया जाता है। चेलमांझी को विदाई के समय तरह तरह की भेंट दी जाती है। इसमें ये बात ध्यान रखना कि कुई का काम समाप्त होने पर क्या होता है, वहाँ पे उत्सव मनाया जाता है और वहाँ पे विशेष भोज का भी आयोजन किया जाता है।
और चेलवांजियों को वहाँ पर उपहार और भेंट भी दी जाती है। ठीक है, विदाई के समय चिजारों के साथ गांव का यह संबंध उसी दिन नहीं टूट जाता। आज प्रथा से उन्हें वर्ष भर के तीज त्योहारों में विवाह जैसे मंगल अवसरों पर नेक भेंट दी जाती है और फसल आने पर खलियान में उनके नाम से अनाज का एक अलग ढेर भी लगता है। तो क्या होता है कि अनेक अवसरों पर उन्हें जो रीति रिवाज होते हैं, जो तीज त्यौहार होते हैं, उन पर उन्हें भी दिया जाता है, उन्हें पैसे दिए जाते हैं और उन्हें उपहार भी दिए जाते हैं। और जब फसल तैयार हो जाती है, फसल तैयार हो जाने पर जो खलियान जहाँ है फसल कट कर तैयार होती है, तो वहाँ पर क्या होता है, अनाज का एक अलग से ढेर भी लगा दिया जाता है, वो चेलवांजियों के नाम का होता है। अब सिर्फ मजदूरी देकर भी काम करवाने का रिवाज आ गया। तो जैसे जैसे समय आगे बढ़ा है, तो जो पहले रीति रिवाज से पहले जो परंपरा थी, अब उसमें बहुत बदलाव आ गया है। अब क्या होता है, अब केवल वो उनको मजदूरी दी जाती है, ये सब चीज़ें उनको भेंट वगैरह उपहार वगैरह नहीं दिया जाता। तो ये देखिए कि आज की परंपरा में कितना अंतर आ गया है, लेकिन आज भी उतनी मेहनत करनी पड़ती है। तो लेकिन आज के लोग उनकी मेहनत को नहीं मानते और केवल मजदूरी देकर ही काम चला लेते हैं और केवल मजदूरी का ही रिवाज आ गया है। कई जगहों पर चिजारों के बदले सामान्य गृहस्थ भी इस विशिष्ट कला में कुशल बन जाते थे। तो अब क्या हो गया है कि पहले तो चेलवान जी होते थे जिस काम में कुशल होते थे, लेकिन अब क्या हो गया है कि जो सामान्य घर में रह रहे हैं वे भी इस काम में कुशल हो गए हैं, उनको भी कुई बनानी आ गई है। जैसलमेर के अनेक गांवों में पालीवाल ब्राह्मणों और मेघवालों अब अनुसूचित जाति के अंतर्गत के हाथों से 100-200 बरस पहले बनी पार या कुइयाँ आज भी बिना थके पानी जुटा रही है। तो वहाँ पे जो कुइयाँ बनी थी जैसलमेर में अनेक गांवों में, तो वो आज भी वहाँ पे बिना थके पानी जुटा रही है, कि मतलब कि वो पानी दे रही है, वहाँ से पानी लिया जा रहा है। कोई काम छोटा रखने के 3 बड़े कारण रहते हैं। तो अब ये देखिए मुख्य कारण कौन कौन से हैं, कोई काम छोटा होने के क्या मुख्य कारण है, तो इस पे ध्यान देंगे आप। ये प्रश्न है आपका, कोई काम छोटा क्यों होता है, इसके मुख्य कारण बताइए। तो ये प्रश्न आ गया है, तो इस प्रश्न का उत्तर यहाँ से है, तो इसको ध्यान देंगे। रेत में जमा नमी से पानी की बूंदें बहुत धीरे धीरे रिसती हैं। दिन भर में एक कुई मुश्किल से इतना ही पानी जमा कर पाती है कि उससे 2-3 घड़े भर सके। कुई के तल पर पानी की मात्रा इतनी कम होती है कि यदि कुई का व्यास बड़ा हो तो कम मात्रा का पानी ज़्यादा फैल जाएगा और तब उसे ऊपर निकालना संभव नहीं होगा। तो सबसे पहला कारण क्या है कि कुई को छोटा इसलिए बनाया जाता है कुई के मुंह को, क्योंकि उसमें कुई में बहुत कम पानी आता है, कम से कम 2-3 घड़े ही आ पाता है। अगर कुई का मुंह बड़ा होगा तो क्या होगा कि उससे कुई में से पानी निकालना बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा और वो थोड़ा भाप बन के फिर उड़ भी जाएगा। अगर कुई का मुंह ज़्यादा बड़ा, आपने देखा होगा कि अगर छोटे बर्तन में रखेंगे तो पानी ज़्यादा सुरक्षित रहेगा, बड़े में हुआ तो वो जल्दी से ख़त्म हो जाएगा, वो सूख भी जाता है और भाप बन के उड़ भी जाता है और उसको निकालने में भी काफ़ी समय लगता है। और ये है कि ज़्यादा फैल भी जाता है, ज़्यादा बड़ा होगा तो वो ज़्यादा फैल जाएगा और उसको निकालना संभव नहीं होगा। छोटे व्यास की कुई में दे रिस कर आ रहा पानी 2-4 हाथ की ऊंचाई ले लेता है। तो जब वो ऊंचाई ले लेगा तो ये क्या है कि पानी निकालने में आसानी रहेगी। कई जगहों पर कुएं से पानी निकालते समय छोटी बाल्टी के बदले छोटी चड़स का उपयोग भी इसी कारण से किया जाता है। धातु की बाल्टी पानी में आसानी से डूबती नहीं है, पर मोटे कपड़े या चमड़े की चरस के मुंह पर लोहे का वजनी कड़ा बंधा होता है। चरस पानी से टकराता है और ऊपर का वजनी भाग नीचे की भाग पर गिरता है और इसी तरह कम मात्रा के पानी में भी ठीक से डूब जाता है।
तो बाल्टी नहीं डूब जाती, तो वो क्या है, चमड़े का बना हुआ होता है, ऊपर लोहे का वजनी कड़ा बंधा हुआ होता है और वो नीचे एकदम से पानी में डूब जाता है। तो इसलिए उससे भी पानी निकालते हैं जब बाल्टी नहीं डूबती है। तो अधिकतर भर जाने के बाद और इसी तरह कम मात्रा के पानी में भी ठीक से डूब जाता है और भर जाने के बाद ऊपर उठते ही चरस अपना पूरा आकार ले लेता है। तो आपने देखा कि चमड़े का एक वो होता है एक थैला सा बंधा हुआ होता है, ऊपर उसका वजनी कड़ा होता है लोहे का, और वो नीचे डूब जाता है और जैसे पानी उसमें बढ़ता है तो वो फूल जाता है और वो अपना पूरा आकार ले लेता है। पिछले दौर में कुछ ऐसे गांवों के आसपास से भी सड़कें निकली हैं। पिछले दौर में ऐसे कुछ गांवों के आसपास से सड़कें निकली हैं, ट्रक दौड़े हैं। ट्रकों की फटी ट्यूब से भी छोटी जेट सी बनने लगी हैं। तो वहाँ पे क्या था कि पहले वहाँ ज़्यादा राजस्थान में कुछ नहीं जाता था, तो वहाँ पे अभी इतनी प्रोग्रेस हो गई है, इतना डेवलप हो गया उधर का कि वहाँ पे सड़कें भी निकाली हैं, वहाँ पे अब ट्रक भी जाते हैं। और वहाँ पे जो ट्रक की फटी हुई ट्यूब होती है उनसे भी वो चट सी बनाई जाती है। कुएं के व्यास का संबंध इन क्षेत्रों में पड़ने वाली तेज गर्मी से भी है। व्यास बड़ा हो तो कुएं के भीतर पानी ज़्यादा फैल जाएगा। बड़ा व्यास पानी को भाप बनकर उड़ने से रोक नहीं पाएगा। तो जैसे मैंने अभी पीछे बताया है कि अगर बड़ा होगा कुएं का व्यास तो क्या होगा, वो भाप बन के उड़ जाएगा। इसलिए कुएं का मुंह छोटा होता है जिससे उसमें पानी सुरक्षित रहता है। ठीक है, कुएं को उसके पानी को साफ रखने के लिए उसे ढककर रखना जरूरी है। छोटे मुंह का ढकना सरल होता है। तो आपने देखा कि अगर छोटा मुंह होगा तो उसका ढक्कन बनाना भी आसान होगा, उससे ढकना भी आसान होगा। तो इसलिए कुएं को का जो व्यास है वो छोटा बनाया जाता है। हर एक कुएं पर लकड़ी के बने ढक्कन ढके मिलेंगे। कहीं कहीं खसकी टटी की तरह घास फूस या छोटी छोटी टहनियों से बने ढक्कन का भी उपयोग किया जाता है। जहाँ नई सड़कें निकली हैं और इस तरह नए और अपरिचित लोगों की आवक जावक भी बढ़ गई है। आवक जावक है कि आना जाना भी उनका बढ़ गया है। आवक जावक किसे कहते हैं? आवागमन को। ठीक है, आवागमन हो गया है कि आना जाना भी उनका बढ़ गया है। पहले लोग नहीं थे, पहले वहाँ सड़कें नहीं थी तो पैदल ही जाना पड़ता था। तो पैदल जाने के लोग बड़े ही संकोच करते थे, मतलब कि जाने की कठिन था जाना वहाँ पर। लेकिन अब जब वहाँ सड़कें निकल गई हैं तो नए लोग भी वहाँ पर घूमने जाते हैं, इसलिए वहाँ पे आवागमन अब अधिक और बढ़ गया है। वहाँ अमृत जैसे इस मीठे पानी की सुरक्षा भी करनी पड़ती है। इन इलाकों में कई कुइयों के ढक्कनों पर छोटे छोटे ताले भी लगने लगे हैं। ताले कुएं के ऊपर पानी खींचने के लिए लगी घिरनी चक्री पर भी लगाए जाते हैं। तो वहाँ पे क्या है कि इस पानी उसमें पानी तो कम होता है कुएं में, तो अगर उसमें ताले नहीं होंगे तो क्या है कि लोग बाग एक ही वो लोग कई घड़ों का पानी निकालेगा और सबके लिए नहीं बचेगा। तो इसलिए इस पानी को सुरक्षित रखना पड़ता है, उसमें ताला लगाना भी होता है। और जहाँ ऊपर गिरनी होती है ना खींचने के लिए, तो वहाँ पे ताला लग जाता है कि जिससे कोई बिना पूछे उसमें से पानी ना निकाले। कुएं गहरी बने तो पानी खींचने की सुविधा के लिए उसके ऊपर घिरनी या चक्री भी लगाई जाती है। यह गरेड़ी, चरखी या फ्रेड़ी भी कहलाती है। तो पानी खींचने के लिए जो लगाई जाती है उसे क्या कहते हैं? पानी खींचने के लिए जो ऊपर घिरनी लगाई जाती है उसे गरेड़ी, चरखी या फ्रेड़ी भी कही जाती है। फ्रेड़ी लोहे की दो भुजाओं पर भी लगती है, लेकिन प्राय यह गुलेल के आकार के एक मजबूत तने को काटकर उसमें आर पार छेद कर लगाई जाती है। इसे ओढ़ाक कहते हैं। ओढ़ाक और चरखी के बिना इतनी गहरी और संकरी कुएं से पानी निकालना बहुत कठिन काम बन सकता है। ओढ़ाक और चरखी चटसी को यहाँ वहाँ बिना टकराए सीधे ऊपर तक लाती हैं। पानी बीच में छलक कर गिरता नहीं। वजन खींचने पर तो इससे सुविधा रहती ही है। खड़िया पत्थर की पट्टी एक बड़े भाग से गुजरती है, इसलिए पूरे हिस्से में एक के बाद एक कुएं बनती जाती है।
ऐसे क्षेत्र में एक बड़े साफ सुथरे मैदान में 30 से 40 कुइयाँ भी मिल जाती हैं। हर घर की एक कुई, परिवार बड़ा हो तो एक से अधिक भी। तो इसमें क्या होता है कि खड़िया जो पत्थर की पट्टी होती है, ये नहीं है कि एक छोटी सी जगह में होती है, वो एक बड़े भाग में फैलती है, वहाँ से गुजरती है। तो उससे क्या होता है कि उस मैदान में एक के बाद एक कुई बनती जाती है। तो साफ़ सुथरे मैदान में कम से कम 30 से 40 कुइयाँ आराम से बन जाती हैं। तो वहाँ पर अब क्या हो गया है, एक परिवार के लिए एक कुई होती है, मतलब एक ही सबके लिए अलग अलग कुई बनी होती है। लेकिन किसी का परिवार बड़ा है तो उनके लिए एक से अधिक भी कुई बनी होती है। एक से अधिक क्यों होती है? क्योंकि आपने अभी पढ़ा है कि कुई में कम से कम 2 से 3 घड़े ही पानी होता है। आज जब 2 से 3 घड़े पानी होता है और परिवार बड़ा होगा तो वह पानी उस परिवार के लिए पर्याप्त नहीं होगा, कम पड़ जाएगा। तो इसलिए उस परिवार के लिए एक से अधिक कुई बनी होती है। ठीक है, आपको इतना समझ में आ गया है। आज हम इतना ही लेंगे, इसके आगे आगे की वीडियो में और आगे वीडियो में हमारा ये पाठ पूर्ण हो जाएगा। उसमें मैं ये पाठ पूर्ण कराऊंगी और फिर उसके प्रश्न उत्तर मैं आपको समझाऊंगी, आप अपने उत्तर पुस्तिका में करेंगे। इतना आपको समझ में आ गया है कि राजस्थान में पहले क्या होता था, किस प्रकार से कुई का काम खत्म होने के बाद किस प्रकार से वहाँ पर उत्सव मनाया जाता था, किस प्रकार से उनको भेंट दी जाती थी चेलमांझियों को। और जब खलिहान में अनाज वगैरह होता था तो उसके लिए अलग से एक हिस्सा रखा जाता था। लेकिन यह परंपरा किस प्रकार से परिवर्तित हो गई है और बाद में उनको केवल मजदूरी देकर ही काम कराया जाता था। उसके बाद जो घर में रह रहे गृहस्थ लोगों ने भी ये काम सीख लिया है, इस काम में कुशल हो गए हैं, अब ये काम अपने आप करने लगे हैं। पहले राजस्थान में क्या था कि वहाँ आने जाने की भी समस्या थी, वहाँ पहले ट्रक और ये सब गाड़ी वगैरह नहीं चलती थी और वहाँ पर सड़कें भी नहीं थी। अब क्या है, वहाँ पर सड़कें हो गई हैं, तो इसलिए वहाँ का आवागमन अधिक बढ़ गया है, आना जाना वहाँ पर आसान हो गया है, सब लोग जाने लगे हैं वहाँ पर। अब वहाँ पर क्या है कि जो एक कुई है, कुई को सुरक्षित करने के लिए लोग उसमें ताले लगाने लगे हैं, क्योंकि पानी उसको सुरक्षित करना होता है। तो आपने इसमें देखा है कि कुई में 2 से 3 घड़े पानी आता है, अगर उस पर ताला नहीं होगा तो कोई भी पानी उस कुई में से निकाल के ले जाता है और कोई परिवार वालों के लिए पानी नहीं बचता है, तो लोग उसको सुरक्षित करने के लिए ताले लगा देते हैं। तो वहाँ पे जो खड़िया पट्टी है एक बड़े भाग से गुजरती है, तो उसमें से कम 30 से 40 कुइयाँ आराम से बन जाती हैं। और प्रत्येक परिवार के लिए अलग कुई होती है और बड़ा परिवार होता है तो एक से अधिक कुई भी मिल जाती है। ठीक है, हमने ये पढ़ा, इसमें से देखना प्रश्न कौन कौन से बनते हैं आपके। आज इतना ही, और आगे की वीडियो में हम ये पाठ पूर्ण करेंगे और इसके प्रश्न उत्तर कराएंगे। ठीक है, धन्यवाद। साई राम। सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए और अपना गृह कार्य अवश्य कीजिए। साई राम।